गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्टेसियर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 में आप लोगों को मैं चैप्टर 5 बड़े भाई साहब पढ़ा रही थी। कल मैंने आप लोगों को उनके बड़े भाई साहब के बारे में क्या बताया कि वो अपने छोटे भाई यानी प्रेमचंद को बहुत सारी नसीहतें देते हैं कि पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, और जिसे सुनकर प्रेमचंद पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी अपने अपने बुक को ओपन कीजिए। तो आज हम लोग पेज नंबर 29 देखेंगे। यहाँ तक कल आप लोगों को मैंने बता दिया था कि उसके बड़े भाई साहब यानी लेखक के बड़े भाई साहब लेखक के हमेशा खेलते रहने पर उन्हें बहुत डांटते हैं और अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इस तरह से अगर पढ़ाई करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं देखो कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी एक ही कक्षा में मुझे 2 साल 3 साल भी कभी कभी लग जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, यानी डांट जो मिल रही थी लेखक को उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि उनकी बातें सुनकर कभी कभी वो रोने लग जाते। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्तिवान चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। मतलब इनके भाई साहब तो उपदेश देने में बिल्कुल माहिर थे और जो भी बातें कहते वो ऐसी होती थी जिस पर कोई कुछ जवाब दे भी नहीं सकता था, और लेखक तो बिल्कुल नहीं दे सकते थे क्योंकि वो उनसे छोटे थे। लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लेखक को चुभती थी, यानी सूक्तिवान, बहुत ही इस तरह के शब्दों का वो तीर चलाते। सूक्ति यहाँ पे सुंदर कह सकते हैं हम लोग कि अच्छी बातों को भी इस तरह से कहते कि वो लेखक के बर्दाश्त से बाहर होता, लेकिन फिर भी लेखक कुछ कर पाने में असमर्थ थे। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता, यानी जिस तरह बड़े भाई साहब मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और फिर भी पास नहीं हो पाते थे, उस तरह की मेहनत करना लेखक ने नहीं सोचा था। वो सोचते थे कि मैं इतना मेहनत नहीं कर सकता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। ये लोग हॉस्टल में पढ़ रहे थे तो इसलिए कभी कभी लेखक को लगता कि वो वापस इससे अच्छा कि घर चले जाए। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। मतलब जितना बड़े भाई मेहनत कर रहे थे उतना मेहनत इनके बस में नहीं था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। यानी कभी कभी जब इन्हें लगता कि इनके भाई साहब ठीक कह रहे हैं तो ये मन में ठान लेते कि चलो मैं भी पढ़ाई करूंगा, लेकिन उससे पहले ये पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बना लेना चाहते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल
उठता, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी मैथ, 9 से 9:30 तक इतिहास यानी हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। इस तरह के टाइम टेबल उन्होंने बनाए। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल यानी ज्योग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। ये उनका खुद का बनाया टाइम टेबल था, जिस पर वो कितना अमल करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे। आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है रिवाइज चैप्टर 3। थैंक यू।